दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर के लिए फ़िलहाल आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आप जानते हैं कि 12 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पर सारी चर्चाएं मैं पहले भी कर चुका हूं और सिलेबस के बारे में भी सारी बातें आपको मैं बता चुका हूँ। फिलहाल फ्रेंड्स, जो सिलेबस है उसमें 2020 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें और आपका जो ये 2025 का नोटिफिकेशन है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्री और मेंस दो परीक्षाएं करवाई जाएंगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है ये ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ और इस पर चर्चा भी हो चुकी है। दोस्तों बता दें आपको कि जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी होगी यह 2 घंटों की होगी, जिसमें 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इन 120 प्रश्नों में आपके 80 प्रश्न विषय से होंगे, जो बाकी के 40 प्रश्न होंगे ये सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड और जीएसई प्रवक्ता दोनों के लिए आवेदन की प्रक्रिया साथ साथ चल रही है और दोनों में ही जो जीएस का सिलेबस है ये बहुत ही सामान्य है, यानी कि कॉमन है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 30 प्रश्न एलटी ग्रेड में और 40 प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता में सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ जीएस से पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले जो परीक्षा हुई थी एलटी ग्रेड की 2018 की, तो सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवा चुका हूं और आपका जो सिलेबस है और जो आपका पैटर्न है उस पर आधारित मॉक टेस्ट भी आपको दिए जा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। आप देख लेना, कई प्रश्न आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि प्रश्नों को बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर सेट किया जा रहा है जैसे कि प्रश्न पूछने की वर्तमान में परंपरा है और पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम लोग जीआईसी लेक्चरर 2020 का जो नोटिफिकेशन आया था और इसके बाद जो परीक्षा हुई थी, 2020 का नोटिफिकेशन था दोस्तों और परीक्षा हुई थी आपकी 19 सितंबर 2021 को। तो आज के वीडियो में हम 19 सितंबर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें जो जीएस के 40 प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को बिल्कुल अपडेटेड देखेंगे और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जिनको एग्ज़ाम से पहले आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। वैसे थ्योरी की क्लासेस भी आपकी इस चैनल पर चलाई जा रही हैं और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं और आपको बता दें कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है, तो शुरू के जो 40 प्रश्न हैं यह सामान्य अध्ययन के थे, बाकी के जो 80 प्रश्न हैं ये आपके विषयगत होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन था उसी पोर्शन को यहाँ पर हल करेंगे। अब आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर जो प्रश्न हैं उसके जो आंसर हैं ये ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक है। हालांकि जहाँ पर सुधार की ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर सुधार करके लेटेस्ट डेटा आपको दे दिया गया है, ताकि प्रश्न अगर रिपीट हो तो परीक्षा में इसका फ़ायदा आपको मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है। देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि एलटी ग्रेड में भी जो जीएस पूछा गया था उसमें भी बायोलॉजी, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न थे। अब बायोलॉजी हो या फिर पर्यावरण हो या फिर कृषि विज्ञान हो, एग्रीकल्चर, लगभग ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से मैच करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि बायोलॉजी के जो प्रश्न हैं उस पर आप थोड़ा सा फोकस बनाए रखिएगा। एग्रीकल्चर के जो लेटेस्ट डेटा हैं उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन था कि कौन सी फसल लवण सहिष्णु है, यानी कि लवणता को ये सह सकती है। खरबूजा, मटर, लोबिया और चुकंदर ये आपके ऑप्शन में थे और दोस्तों इसका उत्तर था चुकंदर। चुकंदर जो फसल है यह लवण सहिष्णु फसल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना ये क्या कहलाता है। तो दोस्तों, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई कर देना, तो इसे कहते हैं रिले खेती। इससे फ़ायदा ये मिलता है कि जब तक आपकी पुरानी फसल कटती है तब तक नई फसल काफ़ी ग्रो कर चुकी होती है। इसे कहते क्या हैं, इसे कहते हैं रिले एग्रीकल्चर या फिर रिले खेती। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि बताइए कि कितने देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, उनके नाम क्या हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा गूगल करने के बाद, लेकिन बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें से ये प्रश्न बन सकता है।
तो किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? विकल्प में था केन्या, युगांडा, गैबोन और जाम्बिया। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका उत्तर था वो था विकल्प डी, यानी कि जाम्बिया से होकर भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर जो है वो नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो रिजर्व बैंक, सेबी, बीएसई और एनएससी। इसमें से सही जवाब था आपका विकल्प बी, यानी कि सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड को रेगुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 था कि आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था? अब देखो फ्रेंड्स, ये प्रश्न तो एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये परीक्षा कब हुई थी? तो ये परीक्षा हुई थी 19 सितंबर को। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है ये कब पूछा गया है? तो जुलाई 2021 का, यानी कि जो करंट है वो कम से कम 1 महीना पहले का करंट आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपकी परीक्षा चाहे जब हो, वर्तमान में जो करंट आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल आरबीआई द्वारा, ये पुराना प्रश्न है लेकिन इसका उत्तर मैं आपको दे देता हूँ, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया था नियमों के उल्लंघन के लिए जुलाई 2021 में आरबीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो फोक डांसेज यानी कि जो लोक नृत्य होते हैं उस पर आधारित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग जितने भी फोक डांसेज हैं, लोक नृत्य हैं, उसको अच्छे से रटिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? सिग्मो, घोड़ो, मोरनी या फिर जैता। तो सही जवाब इसका विकल्प डी है, यानी कि जैता आपका उत्तर है। जैता जो है यह उत्तर प्रदेश का एक फोक डांस यानी कि लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि सही सुमेलित नहीं है। असम में राज्यसभा सीटों की संख्या 6 बता रहे हैं, जबकि एग्जैक्टली जो डेटा है वो 7 का है। ठीक है, तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा उत्तर बन गया। बाकी जो विकल्प हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ में 5 सीटें, हिमाचल प्रदेश में 3 सीट, उत्तर प्रदेश में 31 सीट, ये बिल्कुल सही है। विकल्प आपका ए यहाँ पर उत्तर था। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तब वहाँ का शासक कौन था? दोस्तों कन्नौज पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तब वहाँ पर राज कर रहा था राज्यपाल, यानी कि यहाँ पर जो आपका विकल्प ए है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था कि सौर ऊर्जा का कारण क्या होता है? जो सौर ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, आप प्लेट लगा देते हैं और घर में बिजली जलने लगती है, तो ये जो प्रक्रिया होती है यह संलयन प्रक्रिया है। ठीक है, सौर ऊर्जा यानी कि सूरज में, फिलहाल यहाँ पर जो प्रश्न है वो सूरज के बारे में है कि सूरज में जो सौर ऊर्जा है इसका कारण क्या है? तो इसका कारण संलयन है। ठीक है, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? भारत निर्माण योजना का संगठक पूछ रहे हैं ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में सही जवाब था विकल्प सी। ग्रामीण उद्योग जो था यह भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? तो दोस्तों इसका उत्तर बिल्कुल आप जानते होंगे, सही जवाब इसका विकल्प सी है, यानी कि जौनपुर। अगला क्वेश्चन था कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन बनता है? अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री तो गलत हो जाएगा। जीएसटी परिषद की अध्यक्ष वर्तमान में कौन है या कौन होता है? तो ये हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी कि विकल्प बी आप यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 16वां वित्त आयोग घोषित हो चुका है और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था ये 12वें वित्त आयोग के बारे में था। तो वित्त आयोग के बारे में सारी सीरीज आपको पता होनी चाहिए कि क्रम से 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल 12वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, तो इसका उत्तर था सी रंगराजन। और वर्तमान में जो 16वां वित्त आयोग चर्चा में है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा वित्त आयोग होता है यह एक संवैधानिक निकाय होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। और फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर 16वें वित्त आयोग के बारे में, तो यह कब से स्टार्ट हो रहा है? तो दोस्तों ये शुरू होगा 1 अप्रैल अगली साल 2026 से। ठीक है,
और इसका टाइमिंग आप जानते हैं 5 साल की रहती है। यह आयोग 31 अक्टूबर 2031 तक अपनी सिफारिशें जो है प्रस्तुत करेगा। आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जो हमारा 16वां वित्त आयोग होगा, तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, तो अरविंद पनगड़िया। क्या नाम है? अरविंद पनगड़िया। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा पहली बार किसके द्वारा दी गई थी? पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा पहली बार दी गई थी एजी टांसले के द्वारा। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र एजी टांसले। नेक्स्ट है बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो दोस्तों बाणभट्ट ने हर्षचरित जब लिखा था उस समय जो मौर्यकालीन शासक था बृहद्रथ, इसका उल्लेख किया गया है हर्षचरित में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हड़प्पीय स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? हुलास, देसलपुर, आलमगीरपुर और मांडी में। आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो देसलपुर है ये मिलेगा आपको कहाँ पर? तो देसलपुर स्थित है गुजरात में। बाकी जो हैं हुलास, आलमगीरपुर और मांडी, ये सभी स्थल जो हैं ये यूपी में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति बनारस यानी कि वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? गोंड पाए जाते हैं, खरवार भी पाए जाते हैं, सहरिया नहीं पाई जाती है, तो यही हमारा उत्तर है, और चेरो भी पाई जाती है। तो गोंड, खरवार, चेरो मिलते हैं, सहरिया नहीं मिलती है, तो यही उत्तर है विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में बात हो रही है। नचना कुठार का मंदिर, तेगया का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो दोस्तों ललितपुर जाएंगे आप, वहीं पर मिलेगा आपको देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो विकल्प डी हमारा सही है। गुप्तकालीन मंदिरों में जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मोटे अनाज वाली फसलों को उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस सम्मिलित हों, इसके लिए जो सिफारिश हुई थी वो चित्तरंजन दास और मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी की ओर से हुई थी। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान या जनपद में है? महोबा, मथुरा, मैनपुरी या फिर महाराजगंज। तो मयूर संरक्षण केंद्र ये खोला गया दोस्तों कहाँ पर? तो मथुरा में इसे खोला गया है। हाल ही में एक उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण केंद्र जटायु के नाम से खोला गया है। ये कहाँ पर स्थित है बताओ, आप कमेंट करके देखते हैं कितने लोग जानते हैं। अब यहाँ पर देखो एक प्रश्न आपका रीजनिंग से भी था, इसमें विलुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी थी। तो एक वृत्त दिया गया था, इसमें 80, 29, 14, 6, 26, 9 और 4 दिया गया था। क्वेश्चन मार्क पर क्या इसका उत्तर होगा तो ये आपको बताना था। सही जवाब था यहाँ पर लगेगा विकल्प सी यानी कि 20 यहाँ पर उत्तर होगा। तो एक आध प्रश्न ऐसे भी आ रहे थे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है यह वित्त विधेयक को 14 दिनों तक विलंबित कर सकती है। कितने दिन तक? 14 दिन तक। तो यहाँ पर जो विकल्प बी है जिसमें 14 दिन दिया गया है यही आपका उत्तर है। आपका अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन आपको करना था। तो दोस्तों यहाँ पर लौह अयस्क यानी खनिज के नाम दिए गए थे और खदान या खान क्षेत्र का नाम दिया गया था। तो लौह अयस्क यहाँ पर उत्तर था इटाबीरा यानी कि यहाँ पर इसका 4 हो गया। मैग्नीज चियातुरा, तांबा जो है यह सडबरी में और बॉक्साइट जो है यह वाइपा में, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 यह किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? असमानता वायरस यानी कि धन का जो वितरण है वो कुछ लोगों को बहुत कम मिलता है, कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा मिलता है, इसे ही कहा गया था असमानता वायरस। तो ये रिपोर्ट जो है अक्सर ऑक्सफैम के द्वारा ही आती है, तो इसका उत्तर था ऑक्सफैम के द्वारा। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था? तो दोस्तों यहाँ पर शाह आलम, यहाँ पर विकल्प बी आपका करेक्ट है। शाह आलम यह प्रथम मुगल बादशाह था जिसको अंग्रेजों ने पेंशन दिया था। नेक्स्ट है
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33, 8.99%, 9.02% या फिर 10.04%। तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है यूपी उसको कवर करता है 7.33% से। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए ताप विद्युत गृह के नाम दिए गए हैं और वह किस राज्य में है, ये आपको दिया गया है। बताना ये है कि कौन सा एक सही सुमेलित जो है वो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बाढ़ यह बिहार में है, लारा छत्तीसगढ़ में है, कुडगी कर्नाटक में है, गाडरवारा यह आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो यही हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। एग्जैक्टली जो मिलेगा आपको गाडरवारा, तो गाडरवारा कहाँ पर मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में। गाडरवारा मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 1829 में जब खासी जनजाति विद्रोह हुआ था तो नेतृत्व किया गया था तिरोत सिंह के द्वारा। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। खासी जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1829 में हुआ था। लीडर थे तिरोत सिंह। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किसकी सिफारिशों के बाद जोड़ा गया था? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को आपको पता है 1976 में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद। तो यहाँ पर जो विकल्प सी दिया गया है स्वर्ण सिंह समिति, यही आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग नहीं है? सीमेंट बिल्कुल है, चीनी भी है, कपड़ा भी है, लेकिन ऑटोमोबाइल नहीं है। तो विकल्प डी हमारा उत्तर है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 का संघीय बजट 6 स्तंभों पर आधारित है, कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? अब ये जो बजट है बिल्कुल यहाँ से 2021-22 से तो कोई प्रश्न बनेगा नहीं, आप देख लेना। लेकिन जो वर्तमान बजट है उसको भी आप एक दो बार देख लेना, क्योंकि कुछ प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। और बजट मैंने पढ़ाया भी था, यूपी का भी बजट और संघीय बजट, तो दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फिलहाल जो 6 स्तंभ बनाए गए थे उसमें गांवों की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ीकरण ये नहीं था, यानी कि विकल्प बी इसका उत्तर था। हालांकि किसी काम का प्रश्न इस साल के लिए तो नहीं है ये। हाँ, आपको हिंट मिलता है कि बजट से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो दोस्तों होती है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले पर टॉप पर रहा था? तो ये था नोएडा। हालांकि ये प्रश्न आएगा नहीं। हड़प्पीय पुरा स्थल बनावली किस नदी के तट पर है? याद रखिएगा जितने भी हड़प्पाकालीन स्थल हैं वो किस नदी के तट पर स्थित हैं, लोकेशन क्या है। ऐसे प्रश्न अब खूब पूछे जा रहे हैं, तो आपको सारे प्रश्न अच्छे से रट लेने चाहिए। तो हड़प्पी पुरा स्थल बनावली जो है यह चौतंग, घग्गर और सतलुज पर तो नहीं है। चौथा विकल्प है रंगोई, यही जवाब है आपका, यानी कि ये आपका उत्तर है। रंगोई नदी के तट पर स्थित है हड़प्पी पुरा स्थल बनावली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो ये है आपका आर्टिकल 43A, जो कि सुनिश्चित करता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें राज्य। ठीक है, तो विकल्प ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार देने के लिए जो समिति गठित की गई थी ये थी आपकी गोयपुरिया समिति, यानी कि विकल्प सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। मृत्यु रोग, अंगूर शराब, अंगूर से क्या बनती है? शराब। दूध से क्या निकलता है? मक्खन। पानी से ऑक्सीजन। लेकिन मृत्यु ये तो पहले बता दिए, रोग से मृत्यु होता तब ये सही होता, यानी कि ये जो है मृत्यु रोग, तो यहाँ पर ए जो है यह विषम है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जितनी भी योजनाएं शुरू की गई हैं मोदी सरकार के अंतर्गत, सभी योजनाएं बार बार पूछी जा रही हैं। यहाँ पर तो एक ही प्रश्न है, कई बार तो झुंड दे दिए जाते हैं, आपको सुमेलित करना होता है, तो सारे आपके फिंगर ट्रिप पर होने चाहिए। इसका उत्तर है विकल्प सी, 2016 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि पैटर्न और आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्नों के फ्री मॉक टेस्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लगातार आपकी जीएस की क्लासेस यानी कि थ्योरी प्लस मॉक टेस्ट यानी कि जो एमसीक्यूज हैं, तो इस प्रकार के लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और
करंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए करंट का यानी कि साल का जो पहला 6 महीना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इसकी पूरी जो नोट है तैयार करके आपको दे दी गई है। इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। रोज़ आप आधा घंटा पढ़ेंगे, करंट में डेफिनेटली कोई भी प्रश्न आप मिस नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये सेशन आपको पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि चैनल में कुछ नई चीज़ें बताई जाएँ तो आपका क्या राय है, क्या सुझाव है, सब कुछ सर आँखों पर बताइएगा ज़रूर। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद आपका। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है और जो व्हाट्सएप चैनल है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पहले कमेंट में आपको लिंक दे दिया गया है। धन्यवाद आपका।